Okay, so seventh lecture electrostatics, and today I'll be taking conductors. So before I start conductors, I'll be taking the help of three students here. Yeah. His name is Abdul. Come. ठीक है, listen carefully. एक analogy देने की कोशिश कर रहा हूँ actually. His name is Abdul. Name is Ananya. Name is Adishri. Fine. So nothing to do with electrostatics, nothing to do with conductors, but still something which goes very much in common. So there are three students here, Abdul, Ananya and Adishri. इन तीनों की कुछ आदतें हैं, right? So like she has got a habit of maybe singing. So wherever Adishri is sitting, you can expect some song. ठीक है, कहीं तो बैठी हुई वहाँ से कोई ना कोई आवाज़ आ रही होगी, गाने की आवाज़ आ रही होगी. ठीक है, because Adishri has got habit of singing. Fine. अनन्या की हैबिट है कि इसके आजू बाजू कोई बैठा होगा ना, she will slap hard. ठीक है, तो एकदम कान के नीचे बजा के देगी. ठीक है, अनन्या. तो उसके आसपास जो भी है वो रोता रहता है. देन अब्दुल, इसकी आदत है, इसके आसपास कुछ भी पड़ा होगा ना पेपर फिर छोटे टुकड़े करके फेंकता रहेगा ये. सो यू कैन सी लाइक एवरीथिंग लेटर्ड अराउंड. तो किताब, पेंसिल, कॉपी सब ऐसे फैला देता है. इसकी आदत है, राइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट दीज गाइज विल क्रिएट. तो मुझे एक क्लास का स्नैपशॉट देते हैं जहाँ पर बस ये मालूम है कि ये तीन लोग बैठे हुए हैं. इट्स अ स्नैपशॉट. ठीक है, इनकी शक्ल दिख रही है, बस आसपास क्या है नहीं दिख रहा. मैं इफ यू आस्क मी क्लास का भाई माहौल कैसा होगा बताओ, सो आई कैन ऑलवेज से कि यार ये अदिश्री बैठी हुई है तो आसपास गाने की आवाज़ आ रही होगी, राइट, बिकॉज सी इज इन हैबिट ऑफ सिंगिंग. अनन्या बैठी हुई है तो क्या होगा, जहाँ अनन्या बैठी है उसके आसपास सब लोग रो रहे होंगे, राइट. और जहाँ अब्दुल बैठा हुआ है वो उसने आसपास पेपर्स फैला के रखे हैं. ठीक है, सो आई कैन नॉट सी दोज थिंग्स देयर, बट द सेम वन टाइम आई कैन सी देयर फेसेस देयर. मुझे मालूम है ये लोग वहाँ बैठे हुए, तो फ्रॉम दैट आई कैन मेक आउट दैट ऐसा कुछ हुआ होगा. सो इट्स आई विल कॉल इट लाइक इफेक्ट. ये इनका इफेक्ट है. फाइन. सो दे इफेक्ट्स. ओके, सो अब थोड़ा सिचुएशन में ट्विस्ट लेकर आते हैं. द ट्विस्ट इज these guys have got their preferences. इनको अपने हिसाब से बैठना होता है. I mean, आप बोलोगे आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, they will not listen you. सबके अपने preferences हैं. For example, like Abdul. So whenever it's a lecture of Sir DC Pandey sir, अगर DC Pandey sir फिजिक्स पढ़ाने आए हैं तो अब्दुल फ्रंट बेंच पे बैठेगा. और अगर DC Pandey sir लेक्चर में नहीं है तो अब्दुल लास्ट बेंच पे बैठेगा, राइट. मतलब ये है, मतलब you cannot change it. That's it. So if DC Pandey sir in the class, Abdul can be seen on the front bench. If DC Pandey sir is not in the class, he will be sitting on the last bench. That's it. Now, similarly, Ananya has got some habit. Her habit is she always prefers sitting just below the AC. तो जहाँ भी AC होगा ना उसके नीचे बैठ जाएगी. आप उसको कहीं बिठा दो, वो एसी ढूंढ के वहां उसके नीचे बैठने वाली है फॉर श्योर. ये अन्ना की हैबिट है. अदिश्री, इसकी हैबिट ये है कि व्हाट इज हैबिट, ओके, शी ऑलवेज लाइक सिटिंग ऑन द फोर्थ बेंच. फाइन. अदिश्री हैज गॉट एन हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन फोर्थ बेंच. फाइन. ओके, अब मान लो कोई फैकल्टी क्लास में आता है, बोलता है इन तीनों को आप first bench पे बैठ जाओ. So faculty enters the class and faculty says that all of you sit on the first bench. Fine. Then if I ask you what will happen after a few minutes, what will happen? They'll go back. Exactly, they will go back to their preferences, right? तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ भाई what will happen now, क्या होगा क्लास में, तो
तो मैं बोलूँगा यार इन तीनों को बिठाया दो फ्रंट बेंच पे था आप लोगों ने, बट ऑब्वियसली आई नो दैट these guys need to satisfy their own criteria. ठीक है, तो एक टर्म डाल दिया मैंने यहाँ पर, क्राइटेरिया. ठीक है, सो हिज क्राइटेरियन इज, क्या था तेरा क्राइटेरिया? यस. तो कोई मुझसे पूछता है, आई होप यू आर विद मी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है नहीं, तो इधर उधर की टाइम पास कहानी चल रही है, राइट? बट आई कैन टेल यू, ये कहानी आपको ढंग से समझ में आएगी तो कंडक्टर्स का आपको एकदम स्पाइन है ना वो टूट जाएगा, इसका कंडक्टर्स का वो बहुत सिंपल हो जाएगा कंडक्टर्स आपके लिए. सो अगर कोई मुझसे पूछता है कि फाइन क्या अभी क्लास में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क कि लेक्चर किसका है, राइट? और बोलता है कोई लेक्चर राहुल सर का है. मैं बोलूंगा अच्छा, अब प्राइम एकेडमी वानवड़ी बैच में डीसी पांडे सर लेक्चर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर राहुल सर लेक्चर ले रहे हैं. तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब्दुल मस्ट बी सिटिंग ऑन लास्ट बेंच, राइट? सो इफ अब्दुल इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ओके फाइन, ठीक है, अब्दुल इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, वन थिंग. नाउ हाउ अबाउट अनन्या? हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा एसी कहाँ पर है. ठीक है, एसी इज अराउंड से फिफ्थ बेंच, तो अनन्या मस्ट बी सिटिंग on the fifth bench. And how about Adishri? Adishri, no matter where you ask her to sit, she will always go on fourth bench, right? इसका तो ये है कि पांडे सर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका एसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो फोर्थ बेंच पे बैठेगी. सो आई कैन इजीली फिगर आउट कि अच्छा अब क्लास में लास्ट बेंच पे ये बैठा हुआ है, यहाँ पर सारी किताबें और पेपर्स बिखरा दिए होंगे, राइट? और एसी के नीचे लोग रो रहे होंगे, right, because Ananya is sitting there, and fourth bench पे गाने की आवाज आती है. I hope it is clear. So now these are the kind of, these are criteria which must be satisfied when you expect these guys to sit in the class. तो इनको आप कहीं बिठा दो, ये लोग अपने हिसाब से बैठने वाले हैं. या थैंक यू वेरी मच. ठीक है, मैंने जानबूझ के इनको खड़ा किया सामने, so that at least you can connect with faces. It will be easy for you to understand. Okay. So these two terms, I'm highlighting these two terms. They are the effects. Effects मतलब जहाँ पर अनन्या बैठेगी वहाँ पर आसपास सब लोग रो रहे होंगे. That is the effect. Let's call it अनन्या effect. Right? अनन्या बोलेगी सर मेरे को आप परेशान कर दिया आपने, अपना पूरे दुनिया भर में मेरा नाम खराब कर दिया. Okay. So that is अनन्या effect. Similarly, some Abdul effect. Similarly, Adishri effect. So they are effects. Similarly, criteria. तो criteria क्या है? जहां उनको अपने हिसाब से बैठना है वो criteria satisfy होना चाहिए, right? Their preferences. Fine. ऐसा ही कुछ conductors में होता है. Students get confused about these conductors because they are not able to delineate between different aspects there. So I'll tell you how it works. जैसे when we talked about इंसुलेटर्स, जब हमने इंसुलेटर की बात की थी, तो व्हाट इज द केस, लाइक आई गेव यू सम डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था. समटाइम्स इट वाज अ पॉइंट चार्ज, समटाइम्स इट वाज अ पॉइंट चार्ज, समटाइम्स इट वाज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, समटाइम्स अलोंग अ प्लेन, समटाइम्स स्फीयर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. तो मैं आपको एक चार्ज दूंगा, एक या फिर एक मल्टीपल चार्जेस दूंगा, एंड बाय द हेल्प ऑफ all the concepts which you have to find out either flux, potential, electric field, right? जनरली क्या होता था, आपको चार्ज दिया था और उसका इफेक्ट होता था. इफेक्ट वाज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड फ्लक्स, समटाइम्स फोर्स, और भी कई चीजें बन सकती हैं इसकी. ठीक है, लेट्स स्टिक विद दिस एज ऑफ नाउ. सो आई यूज्ड टू गिव यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बेसिक लॉज यू यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फ्लक्स, फोर्सेस, राइट? बट उस केस में क्या था कि चार्जेस की पोजीशन स्पेसिफाइड थी, ये चार्जेस हैं. बट जब कंडक्टर्स की बातें आएंगी ना, तो दोस चार्जेस विल नॉट रिमेन देयर. आप बोलोगे कि भाई मेरे को एक चार्ज 5 कूलम का यहाँ रखना है, एक चार्ज 3 कूलम का यहाँ रखना है, एंड इट्स अ कंडक्टर. सो कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर यू
come across this term conductor, what clicks you? जब आपको सुनाई देता है कंडक्टर तो दिमाग में क्या क्या क्लिक करता है? बस वाला कंडक्टर क्या? हाँ, ये कहाँ जाना है, 5 रुपए की टिकट, 4 रुपए की टिकट है. That's not conductor obviously. वो भी कंडक्टर होता है. Conductor is something which conducts, right? From the point of view electrostatics, it conducts charges, है ना? भाई कोई कंडक्टर है चलो है, ये कंडक्टर है, मेटल है, ठीक है? तो इसमें चार्जेस मूव कर सकते हैं. क्यों मूव कर सकते हैं? They have got free electrons, right? Let's not go in for the details of this part. Chemistry भी थोड़ी weak है, ठीक है? I should not say this on camera at least. चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं तो. हाँ, anyways, तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, राइट? सो चार्जेस, इट कंडक्ट चार्जेस कैन मूव इनसाइड द कंडक्टर. तो क्या होता है, अगर मान लो ये कंडक्टर है और आप बोल दो कि यहाँ 4 कूलम है या 3 कूलम है, तो इट विल नॉट स्टे द वे यू एक्सपेक्ट इट टू बी. आप सोचोगे 4 यहाँ रहेगा 3 यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं होगा. वो चार्जेस मूव कर जाएंगे एग्जैक्टली सेम वे दीज गाइज आर मूविंग. समझ में आ रहा है क्या? So the crisp difference between the conductor and non-conductors would be, in conductors these charges need to relocate. The relocation will depend on couple of criteria which must be satisfied. तो कंडक्टर का भी एक क्राइटेरिया होता है. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को शायद कंफ्यूजन्स इसीलिए होते हैं क्योंकि they are not able to discriminate between these two aspects. One is charges will move inside and they will settle, and second is once they have moved, then what are the effects? समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 3 लोग यहाँ पर खड़े थे, तो जब ये लोग मूव नहीं करते थे, जहां आपने बिठा दिया वहीं बिठा दिया, तो सिर्फ आप उनके इफेक्ट पे ध्यान देते थे, उनका इफेक्ट क्या है, राइट? बट जब मैंने कंडीशन नंबर 2 डाली कि नहीं, अब ये लोग मूव भी करेंगे अपने हिसाब से, they have got few criteria which must be satisfied. So हमने 2 स्टेप्स में काम किया. पहला काम क्या था कि फर्स्ट वी फिगर्ड आउट कि वो लोग कहाँ बैठने वाले हैं. Once we figured out that thing, then we stopped thinking about their preferences. एक बार हमने उनकी सिटिंग अरेंजमेंट पहचान ली कि वो एसी के नीचे बैठेगी, वो लास्ट बेंच पे बैठेगा और फोर्थ बेंच पे बैठेगी. Now I need not recall those facts again कि इसको एसी के नीचे बैठना पसंद है, because उसको पहले इसको बिठा दिया एसी के नीचे. That's it. अभी सिर्फ मेरे को इफेक्ट्स देखने हैं उनके. आई होप इट्स क्लियर. एग्जैक्टली सेम इज द केस विद कंडक्टर्स आल्सो. कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस विल रिलोकेट देमसेल्फ, वो इधर उधर हो जाएंगे. और एक बार वो इधर उधर हो गए ना, तो उसके बाद लेट्स नॉट इवन कॉल दैट कंडक्टर. उसको कंडक्टर बोलना ही मत, वो आपके लिए सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. सो आई होप यू कैन एंटिसिपेट दैट इन दिस लेक्चर आई एम गोना स्ट्रेस ऑन विच पार्ट? Criteria. How do they relocate, right? What are their preferences when they want to relocate? Okay. Fine. अभी काम करते हैं. एक मेटल लेते हैं, ठीक है, इट्स ए कंडक्टर, ठीक है. अब इसमें वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट 2 टर्म्स, इनसाइड वर्सेस इनक्लोज, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 2 टर्म्स? मतलब इन जनरल डे टू डे लाइफ में दोनों को एक ही साथ यूज कर लिया जाता है, बट हियर वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज इनक्लोज्ड. फॉर एग्जांपल ये जैसे प्राइम एकेडमी बानावाड़ी का क्लासरूम है, एंड आई कैन सी देयर 4 walls here. And this is a marker. So can I say this marker is inside these walls? No, this marker is enclosed by these 4 walls. जो marker है ना, I will say that ये इन 4 walls से enclosed है, right? अगर मैं एक wall के अंदर होल कर दूं, एक wall में एक छेद कर दूं और इसके अंदर ये marker डालूं, then I will say this marker is inside the wall. So be very precise about the difference, right? तो जैसे ये पूरा मेटल है, मान लो the whole thing is metal, ये पूरा मेटल है, then this point is inside the metal, right? But if this metal has got a cavity say here, तो अभी क्या है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट मेटल है
ठीक है, अंदर कैविटी है, यहाँ पर मान लो एयर है. So when the point is here, it is enclosed by the metal. This point is inside the metal. Fine. So be very clear about these things because बाद में हम लोग इसको explain नहीं कर सकते, सिर्फ use करेंगे. Okay. Now see, ध्यान सुनना. एक solid sphere है and it's a conductor. So every time I'll mention by C. Every time I'm talking about a conductor, I'll mention C. C means conductor. ठीक है, ध्यान रखना. It's a local convention for us. तो एक solid sphere है, like a shot put ball, भरा हुआ है पूरा metal से iron से भरा हुआ है, right? और इसके ऊपर मैंने मान लो कुछ चार्ज दे दिया इसको. I'll give this charge of say 2 coulomb. ठीक है. Will this charge stay here? हाँ? Will this charge stay here? No. Where will it go? Why will it go? तो यही हमें एनालाइज करना है अगले कुछ मिनट्स तक. Of course, few of you know about this. But कोई बात नहीं. I'm assuming that you don't know anything about this thing. ठीक है. So इसको इस मेटल को पहले सिचुएशन क्या है एक बार. There is a solid sphere made of some metal, say iron, and it has been given a charge of 2 coulomb and the radius of this solid sphere is say r. ठीक है. Now I want to keep one more charge here, say q naught. मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा q naught. Now let's analyze the situation. It's very interesting है, ध्यान सुनना. एक चार्ज q naught है. अब ये q naught is not a part of the metal. ये हवा में बाहर रखा हुआ है. So it cannot move. But this 2 coulomb can because it is on the conductor. Fine. Now what will happen? This q naught will create some electric field in its vicinity, right? ये ऐसे electric create होगा यहाँ पर. अब direction outward I believe, right? अब देखो, say there was some charge here and there is electric field here. Then what happened? This charge will move this way. समझ में आ रहा है क्या? Why? Because there is a field here and there is a charge here. So this charge wants to move. It is experiencing a force. This charge is experiencing a force because of the field created by this charge. This charge wants to move, and since it's a conductor, it can move. Conductor है तो it can move, so of course it will move, right? So it's a very obvious thing, but still मैं उसको एक स्टेप में बता रहा हूँ. फिर आगे जाके इन्हीं में बहुत fine twist आते हैं, and because very difficult for us to explain there. So यहाँ पर basics में clear है तो अच्छा है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई charge है, तो उसको इस electric field की वजह से force लगेगा. So it wants to move. Since it's a conductor, it can move, so it will move, right? So charge will move this way. तो यहाँ पर charge आ जाएगा कुछ. Similarly, a negative charge will be pulled this way. प्लस आ गया, माइनस आ गया. Is it clear? तो you know, likewise यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लस प्लस आते रहेंगे और यहाँ पर माइनस भी आ सकते हैं या छोटे प्लस भी आ सकते हैं. That depends on total charge कितना है. I'll talk about that later. ठीक है. So as of now मान लेते हैं यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया. Fine. So don't you think that these charges, which we call induced charges, now comes the term induced charges. These are induced charges. सुना होगा ना कई बार? Induced charges. तो ये charge induce हुए हैं. Fine. So don't you think that these induced charges also have their own electric field inside? इनका खुद का भी तो field होगा ना? समझ में आ रहा है क्या? So ये जो प्लसेस है यहाँ पे जो फील्ड देंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दीज प्लस चार्जेस? टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस? सेम डायरेक्शन. डोंट मेक ए मिस्टेक ऑफ सेइंग दैट राइट साइड. है ना, वो होता है ना जोक सुना होगा कई बार, वो
काली भैंस सफेद दूध देती है तो सफेद भैंस काला दूध देगी, नो नो नो, बोथ भैंस विल गिव यू व्हाइट दूध ओनली, ठीक है। तो ये चार्जेस जो है इस पॉइंट पे इधर फील्ड लेते हैं, ये चार्जेस भी इस पॉइंट पे इधर फील्ड लेंगे बिकॉज नेगेटिव चार्जेस हैं, राइट। सो नाउ these charges will give you negative, sorry, these charges will give you field this way and this charge is giving you field this way and these charges will cancel each other, I'm sorry, these fields will cancel each other, समझ में आ रहा है क्या? तो इनका और इनका फील्ड कैंसिल हो जाएगा and finally this part will have zero electric field. जैसे बात करते थे ना क्राइटेरिया, we are using term criteria, right? भाई इन तीन लोगों के कुछ क्राइटेरिया थे, now I'm connecting with that. इन तीन लोगों के कुछ क्राइटेरिया थे, ऐसे ही कंडक्टर का एक क्राइटेरिया होता है। कंडक्टर बोलता है ऐसे क्राइटेरिया, ठीक है। सो द फर्स्ट क्राइटेरियन इज E inside, inside, I'm not saying enclosed, be very clear about this thing, यहां पर एक मिस्टेक जोन है। E inside a conductor equal to 0, ठीक है। इस लिख देता हूं यार, चलो ठीक है। I guess it deserves little bit more of a discussion here. See, जब मैंने बोला कि ये इंड्यूस चार्जेस का फील्ड जो इधर होगा, इस चार्ज का फील्ड इधर होगा, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। सो कैंसिल ईच अदर का मतलब कोई जरूरी थोड़ी कि पूरा ही जीरो कर देगा। इज इट नेसेसरी दैट कंप्लीट जीरो हो जाए? तो दैट्स काइंड ऑफ वीक आर्गुमेंट आई बिलीव। आई मीन वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गया ये बोलना कि ये जीरो हो जाएगा। आई मीन दिस वेरी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट, आई कैन नॉट से दैट आई गेस। So how will you prove that electric field inside a metal is zero? Yes, Gauss law. That's correct. That's correct. How? Sorry? Okay, I'll explain. Anybody? मेरा क्वेश्चन पता है क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज की वजह से जो यहाँ फील्ड आएगा और जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड आएगा वो पूरा ही कैंसिल करते हैं क्या एक दूसरे को? मतलब इफ यू आस्क मी, और मेरे बहुत ज्यादा फंडेस नहीं है कंडक्टर्स के, मैंने कंडक्टर्स नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलूंगा सर आई एग्री दैट वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश तो करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हो जाएगा बट जीरो हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो एनीबडी यू कैन एक्सप्लेन इट जीरो? यस मुस्तफा? या not really. Yes, that's correct. Very nice. See, अभी पता है जो बात चल रही है ना, ये सारी की सारी रीजनिंग की बातें हैं, ध्यान से सुनना। मतलब इसमें ना बहुत बड़े फॉर्मुलेस नहीं है। बिलीव मी, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक डिबेट टाइप का चल रहा है, इसलिए स्टार्ट किया था क्लास को मैंने, तब भी मैंने 3 लोगों को खड़ा करके स्टार्ट किया था क्लास, सो दैट क्लास आपको एक डिबेट जैसी लगनी चाहिए। देयर विल बी ऑलवेज क्रॉस क्वेश्चनिंग हियर। सो yeah, you gave the correct answer. It is because of steady state. See, मेरा argument ये है कि electric field here should be zero. You have to prove it. So let's go by the contradiction. Assume करते हैं I am wrong. यहाँ पर E है. Let's assume that electric field inside the conductor is non-zero and the direction is this. ठीक है? So अगर यहाँ पर एक non-zero electric field रह गया, so what will happen? The charge over here will continue to experience the force, right? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहा, मतलब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, जिंदा बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो यहाँ पर जो चार्ज है ना उसको वापस से फोर्स लगेगा, राइट? और फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, और अभी भी मूव करना बाकी है, तो दैट मीन्स दिस कंडक्टर हैज नॉट रीच्ड इट्स स्टेडी स्टेट। समझ में आ रहा है क्या? Just try to imagine the whole thing in a slow motion. यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर रखा था, यहाँ पर एक चार्ज आप लेकर आए, ठीक है? और चार्ज जब आप यहाँ पर लेकर आए, उस चार्ज ने अपना एक इफेक्ट क्रिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ चार्जेस में टर्बुलेंस आ गया पूरा, ये चार्जेस मूव करना चालू करके कुछ आगे कुछ पीछे, राइट? और जो उनका जो न्यू पोजीशन था उनके हिसाब से यहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, यहाँ जीरो नहीं हो पाया, तो वापस से जो यहाँ पर चार्जेस को वापस फोर्स लगेगा, वापस फोर्स लगेगा तो वापस मूव करेगा, और वापस मूव करेगा तो दैट मींस स्टेडी स्टेट हैज नॉट बीन रीच्ड।
विच इज यूजुअली रीच्ड इन माइक्रोसेकेंड्स, वो एकदम इंस्टेंटेनियस होता है, पता है, यहाँ चार्ज रखा फटाक से सेटल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई देखा अरे बच गया फिर भाग के जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया है ना उसके अगेंस्ट एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। आई मीन नाउ आई एम काउंटर आर्ग्यूइंग माई सेल्फ ओनली, मैं अपने आप के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर यहाँ पर जो चार्ज है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको फोर्स लगेगा। मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ही नहीं तो यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ कोई चार्ज हुआ ही नहीं तो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है बट कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सॉरी, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, even though there is no charge still you can say 0 equal to 4 minus 4, कोई चार्ज नहीं है but it still can break into 4 कूलम minus 4 कूलम, 2 कूलम minus 2 कूलम, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो जीरो चार्ज भी ब्रेक हो जाएगा प्लस में और माइनस में, और प्लस वाला पोर्शन वहां भागेगा, माइनस वाला पोर्शन यहाँ भागेगा। क्यों भागेगा? बिकॉज ये कंडक्टर है, राइट? सो यू नो नाउ लेट्स नॉट डिबेट अबाउट इट। अब एक बार हमने ये चीज मान ली है ना, तो बस ये है, दिस इज द फाइनल थिंग, यू कैन नॉट क्रॉस आर्ग्यू दिस थिंग नाउ। आई होप तुमने मान ली है, या नहीं मानी तो बताओ, मैं इसके बारे में और बात कर सकता हूँ। बट एक बार आप कन्विंस हो गए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो होता है, दैट्स इट। अभी हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो 7 into 3 को 21 लिखते हैं सीधा, वी डोंट प्रूव दैट 7 into 3 is 21, राइट? So same is the case over here, so it should be registered as a fact in your brain, ठीक है? जैसे यहाँ पर अधिश्री की आदत थी कि she always sits on the fourth bench, likewise कंडक्टर की आदत है कि भाई मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रह गया नॉन जीरो, दैट मीन्स आपने चार्जेस को करेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट? इफ अनन्या इज सिटिंग ऑन सम अदर बेंच वेयर देयर इज नो एसी, दैट मीन्स आई मीन अभी क्लास में कुछ और भी होने वाला है, राइट? या तो एसी लगाना पड़ेगा ऊपर या फिर वो एसी के नीचे आ जाएगी, ठीक है? एनीवेज आई होप मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ, हाँ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर साल इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है? नेक्स्ट is, yes, anybody, what is the second criteria of conductors? याद है किसी को, कुछ पता है? Second is charges will reside only on the surface. Charges will reside only on the surfaces of the conductor. समझ में आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आप इस कंडक्टर को चार्ज देना चाहते हो या फिर नहीं भी दो तो इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं, तो चार्जेस जो है वो सरफेस पे रहने चाहिए, कोई चार्ज अंदर नहीं रह सकता। यू कैन नॉट हैव एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। सी, मान लो यहां पर एक प्लस चार्ज रह गया, +1 माइक्रोकूलम रह गया, यहां पर +1 माइक्रोकूलम रह गया यहां पर, तो क्या फर्क पड़ेगा? इज देयर समथिंग बैड अबाउट इट? कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको? See, I'll give a better explanation here. पहले एक बार वापस बता दूं कर क्या रहा हूं। यहाँ पर मैं ये कर रहा हूं कि एक कंडक्टर के बारे में कुछ बातें चल रही है कि कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हिच नीड टू बी सेटिस्फाइड। पहला क्राइटेरिया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और उसके लिए वो चार्जेस को इस तरह से सेटल करता है। जीरो होना तो चाहिए, तो उसके लिए करेगा क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जीरो करने के लिए क्या करेगा? वो इंड्यूस चार्जेस को अकॉर्डिंगली सेटल करेगा। जैसे यहाँ पर अनन्या को फर्स्ट बेंच पे बैठा दिया है और एसी लास्ट बेंच पे है, और उसको एसी के नीचे बैठना है, तो क्या करेगी? व्हाट विल शी डू? एसी को यहाँ लेकर आएगी? नो,
वो जाएगी एसी के नीचे, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है मुझे, ठीक है, मान लिया। पर उसके लिए कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर अपने इंड्यूस चार्जेस को अकॉर्डिंगली सेटल करता है ताकि यहाँ इजी हो जाए, क्योंकि कंडक्टर का कंट्रोल इस पे नहीं है। कंडक्टर कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस, कंडक्टर विल सेटल इट्स ओन इंड्यूस चार्जेस इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। सिमिलरली जो भी चार्जेस हैं इस कंडक्टर के ऊपर वो सारे सरफेस के ऊपर ही दिखने चाहिए, ठीक है। अब इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज मान लो जीरो था इनिशियली, तो इनको टोटल करोगे तो वापस जीरो हो जाएगा इंड्यूस चार्जेस को। अगर इस कंडक्टर के ऊपर 2 कूलम था तो टोटल करोगे तो 2 कूलम आ जाएगा, फाइन। एनीवेज ये पॉइंट ये है कि आप प्रूव कैसे करोगे, हाउ विल यू प्रूव दैट चार्ज कैन नॉट बी देयर इनसाइड द कंडक्टर। So for that what we'll do, we'll take a Gaussian surface. Can I take this Gaussian surface? ये मैंने ग्रीन वाला सरफेस दिया है, लेट्स कॉल इट Gaussian surface. तो क्या मैं ये Gaussian surface ले सकता हूँ? Of course ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आप Gaussian surface ले रहे हो तो आपका वीजा कहाँ पर है, nothing like that. It just has to be a closed surface, right? Is it necessary that there has to be charge inside a Gaussian surface? No, it just has to be closed surface. Now, as per the first rule, what is electric field at this point? What is electric field at this point? Zero, right? So everywhere on the surface, electric field has to be zero. Why? Why? Because it is inside the conductor. So what does it mean? E equal to zero implies integral E dot ds equal to zero, right? So that means flux zero हो गया, इसमें से पास होने वाला है ना, फ्लक्स जीरो हो गया। अब जब फ्लक्स जीरो हो गया तो उससे एक सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन निकलता है गॉस के हिसाब से। क्या, what does Gauss states here? What does Gauss state here? Net flux coming out of this Gaussian surface is zero, so net charge enclosed should also be zero. समझ में आया? तो इसके अंदर जीरो चार्ज होना कंपलसरी है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो फ्लक्स जीरो होगा इस गॉसियन सरफेस से, और एज पर गॉस लॉ नेट चार्ज इनक्लोज शुड बी जीरो, दिस प्लस कैन नॉट बी हियर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, E equal to 0 is implying integral E dot ds equal to 0, but otherwise it is not true. ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने ना, हो सकता है ये जीरो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो होना चाहिए। तो this thing is not implied by this, but this is implied by this. Okay, cool. तो इस समय समझ में आ गया कि चार्जेस विल रिसाइड ओनली ऑन द सरफेसेस, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता। That's it. मिटा दूं पूरा ये? फाइन, तो एक काम करते हैं, I will take couple of revision problems from previous topic and then I'll upgrade those problems to conductors, ठीक है। देखो, before I go to the second part, what are the two properties of conductors? Electric field inside should be zero, and what is the second one? If at all there is charge, it has to be on the surface, right? So ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान से करना एक बार। See, I've got 3 shells. Now they are not conductors, huh? First, second, third. I've got 3 concentric hollow spheres. इसका रेडियस है 2 मीटर, इसका 3 मीटर,
और इसका 4 मीटर, ठीक है। दे आर नॉट कंडक्टर्स, वापस बोल रहा हूँ। 3 shells. Now there is a charge 4 coulomb at the center. एक 4 coulomb का चार्ज सेंटर पे है, फाइन, पॉइंट चार्ज, and this shell has got a uniform charge distribution and total is say -6 coulomb. जो अंदर वाली शेल है इसमें -6 coulomb है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइन। और इसके ऊपर -7 coulomb है। चार्ज ऑन दिस इज -7 coulomb, फाइन। ये चार्जेस समझ रहा है, ये पॉइंट चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन इसके ऊपर है 17 coulomb, charge on this is 17 coulomb, again uniformly distributed. Now my question is, you have to find out electric field and electric potential in 1 2 3 4, इन 4 zones में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो करो फटाफट, चलो। Which one is easiest to find out? Outside, right? So fine. Let's see. सबसे पहले यहाँ निकालते हैं। देखो, there are 4 zones. X is more than 4, यहाँ पर हो गया। ये 4 meters है obviously, that goes without saying. ये सारे meters में। तो क्वेश्चन क्लियर है क्या है? हाँ, ये अपने पास कितने चार्जेस हैं टोटल? हाउ मेनी चार्जेस टोटल? 4 चार्जेस, 1.3 स्फीयर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो आई होप यू आर वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट वन थिंग, दैट इज इफ आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, राइट? हमने पहले किया ना ये कि भाई मान लो ये, फॉरगेट अबाउट दैट, लुक एट दिस ओनली। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो व्हाट डू वी डू? वी अज्यूम टू बी पॉइंट चार्ज सेंटर्ड राइट हियर। अगर ये सॉलिड स्फीयर ना हो गया, ये हॉलो शेल है, इट्स अ हॉलो शेल। शेल तो हॉलो होती है, हॉलो स्फीयर है, राइट? एंड आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। व्हाट डू वी डू? वी कैन टेक इट एज अ पॉइंट चार्ज। तो हमको याद है लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था कि as long as we are finding it outside and it is uniformly distributed, it can be taken as a point charge which is centered at which is at center, concentrated center. तो जब मुझे इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो कितना आएगा? assuming distance is x, assume कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है। so what is the electric field at this point because of 4 coulomb charge? K 4/x square, right? And if I find out because of this, now we are using superposition. We are using superposition. एक एक को अलग अलग ले रहे हैं ना। अब मैं इस शेल की बात करता हूँ, -6 कूलम वाली शेल की। तो इस -6 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या होगा? We can assume it to be a point charge concentrated center.
तो अब इन दोनों की वजह से निकालना है तो क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा, तो लाइक -2 कूलम इज केप्ट हियर, अगर मेरे को दोनों की वजह से निकालना है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर मेरे को सबकी वजह से निकालना है और मेरे को बाहर निकालना है तो जस्ट ऐड देम, एकदम अलजेब्रिक एडिशन चाहिए, कितना हो जाएगा, -2 -9 8 कूलम हो गया ना, so 8 coulomb kept here, so electric field at this point is k 8 by x square, and what is potential here, k 8 by x, right? Now let's look at this zone, x is between 3 and 4, यहां निकालना है। इस बार जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया था, तो सेम प्रॉब्लम था, मैंने शायद 3 दिए, उन्होंने 2 दिए थे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही ना, x is between 3 and 4, मतलब x यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर x है कहीं, है ना, तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। So what is the contribution of 17 coulomb charge? Yeah, I hope you remember this thing. That's correct. Yeah. There is a shell है, hollow sphere. इसमें चार्ज है Q0. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 0 आता था, याद है? बट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, इट शुड बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस पॉइंट पे 17 कूलम का 0 कंट्रीब्यूशन है, जो भी है इसका, इसका और इसका है, बिकॉज दिस पॉइंट इज आउटसाइड दीज टू एंड इट इज एनीवे द पॉइंट चार्ज। सो आई विल सिंपली ऐड देम, 4 प्लस दिस -2 -9, सो k -9 by x square, that's the electric field at this point. Similarly इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे दोनों को ना, k -2 by x square, और लास्ट वाला k 4 by x square. So these are the electric fields. Now how about electric potential? तो वापस से इसके पास आते हैं, दिस इज अ कंडक्टिंग शेल, आई एम सो सॉरी, नॉट कंडक्टिंग, इट्स अ hollow shell, hollow sphere, and it has got charge Q0 and radius is r. So what is electric field inside? What is electric field inside? 0. And what is electric potential inside? K Q by R, and that's the constant, right? याद है ना, ये लास्ट टाइम डिटेल्स में किया था। So electric potential inside a hollow sphere is constant, that is K Q0 by R. So when I am talking about this point, now because of 17 coulomb charge, it will be a constant at this point, right? And because of rest 3 charges, this, I can add them and concentrate them here, right? Very nice. समझ में आ रहा है क्या? मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसका, इसका और इसका तो मैं आराम से निकाल दूंगा, कैसे, इनको ऐड कर दूंगा और सेंटर पे रख दूंगा। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट इन दोनों शेल्स के बाहर है, जो पॉइंट इन शेल्स के बाहर है, तो इनको ऐड करके यहाँ रख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे 4 -6 और 7 का कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा k -9 by x, बट मैंने इसका कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कंट्रीब्यूशन ऑफ 17 कूलम वाज 0 हियर, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में कंट्रीब्यूशन ऑफ 17 कूलम इज कांस्टेंट, 17 by 4. राइट? सिमिलरली हियर, अब मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं लिखते आ रहा हूं, अब आप खुद ही आप समझ लो।
है